हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, आपको पहले से ही पता है कि हम रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। ठीक है, और चूंकि हम शिक्षा से संबंधित बातों पर ही चर्चा करते हैं, इसलिए हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शैक्षिक अनुसंधान। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप इसे प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह से आप इन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो, तो प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, मीनिंग एंड नेचर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिसर्च जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है बार बार, कई बार जब हम कुछ प्रयास करते हैं वो, और सर्च का मतलब होता है खोजना। यानी कि यदि हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो हम लगातार किसी चीज को खोजने में, किसी चीज के आगे अनुसंधान में लगा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसर्च। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन कई सारे जो विद्वान हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है, जिनके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा। मैं डेफिनेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ सारी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम आप चर्चा कर लेते हैं। नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को अनुसंधान कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो दी है रेडमैन और मोरी ने। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। अब ये एक शब्द आ रहा है व्यवस्थित। इस व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? तो व्यवस्थित का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसा कार्य किया जा रहा है जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। साइंटिफिक वे जो होता है उसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। उस वैज्ञानिक विधि को इस्तेमाल करके अगर कोई कार्य किया जा रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको कहा जाता है क्या? व्यवस्थित कार्य। अब ये साइंटिफिक वे क्या होता है? साइंटिफिक वे वो होता है जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले कार्य करने से पहले हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना कि अगर कोई समस्या कहीं पर नजर आ रही है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है उस प्रॉब्लम को समझना, उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल वे में प्लानिंग। हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसमें हमें कंट्रोल वे में प्लानिंग करनी है। अब कंट्रोल वे कैसा होता है? एक इस तरीके का रास्ता जिसमें हम अपने प्री डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट को अलग रखते हैं। हम सब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, हम सब बात करते हैं तर्कों की, और हम सब बात करते हैं लॉजिक्स की। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, पहले से आपके मन में जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित आप क्या सोचते हैं, उसका आधार लेते हैं, लेकिन उसको सत्य नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल वे में प्रोसेस प्लानिंग की जाती है। फिर उसके बाद किया जाता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब हाँ, तो हमने जैसे बात करी यहाँ कि वैज्ञानिक विधि में हम क्या क्या करते हैं? हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है एक साइंटिफिक तरीका जिसके तहत हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, उसकी समस्या समाधान के बारे में हम कार्य करते हैं। एक पूरे साइंटिफिक मेथड से हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड का जो एम होता है वो क्या क्या होता है, इस पर देख लेते हैं। न्यू नॉलेज गेन करना, आपको कोई भी तरीके से नया नॉलेज मिल रहा है, इसके बाद में कोई नए फैक्ट्स मिल रहे हैं, आपकी को जो भी प्रॉब्लम लेकर आपने काम करना स्टार्ट किया था वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के रास्ते पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं जब हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च एक महत्वपूर्ण एक कार्य योजना होती है जिसके तहत इन सारे मुद्दों पर काम किया जाता है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब बात कर लेते हैं एम्स ऑफ रिसर्च की। तो जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्यों हम रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज के बारे में आप खोजने के लिए क्यों जाते हैं? तो खोजने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। तो क्या उद्देश्य होगा? पहली बात तो ये है कि ज्ञान का विकास होना चाहिए, आप किसी नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए आप काम करते हैं। दूसरा आता है किसी ऐसे प्रश्नों के बारे में खोज करना जिनके उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं, या फिर जो उत्तर मिले हैं उनसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, वो लॉजिक्स पर खरे नहीं उतर रहे हैं। संबंधों की खोज करना, कोई दो कॉन्सेप्ट है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में खोज करना। इसके बाद में आता है समस्याओं का समाधान करना, तथ्यों की खोज करना। तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको लेकर हम रिसर्च का कार्य करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, क्यों की जाती है रिसर्च, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, अनुसंधान करने के लिए विशेषताओं में
पहली बात तो ये एक वैज्ञानिक अन्वेषण विधि है। वैज्ञानिक अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना, साइंटिफिक मेथड है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चीज कैसे भी अपने ही लॉजिक्स पे खोज ली और उसको दूसरे सत्य मान लेंगे, नहीं, आपको पूर्णतः वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हुए खोज करना है। इसके बाद में है अनुसंधान का उद्देश्य दी गई अस्पष्ट और सीमित समस्या से संबंधित नवीन सत्यों तथा सामान्य नियमों की खोज करना होता है। साथ ही साथ में उनमें संबंधित पूर्व स्थापित संबंधों सिद्धांतों का नवीनतम उपकरणों और प्रविधियों के द्वारा सत्यापन करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि अनुसंधान को समझाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनुसंधान की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रिसर्च इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भाई यहाँ पर भी बात वही हो जाती है, ये शोध जो है वो नवीन ज्ञान को लेकर आता है, समस्याओं को समाधान करता है, नए लॉजिक्स का निर्माण करता है, नए तथ्यों का निर्माण करता है, और इन्हीं चीजों के इंपॉर्टेंस होने की वजह से रिसर्च की जाती है। अब आपको मैं बता दूं कि रिसर्च मेनली दो प्रकार की होती है। ठीक है, रिसर्च दो प्रकार की कैसे होती है? तो एक तो होती है प्राकृतिक संसाधनों द्वारा रिसर्च की जाए, मतलब यदि हम रिसर्च के दो पार्ट माने तो एक तो हो जाएगा क्या, नेचर से संबंधित। ठीक है, नेचर से संबंध, और एक हो जाता है सोशल, मतलब सोसाइटी से संबंधित। अब नेचर से संबंधित में कौन से टॉपिक्स आते हैं? नेचर से संबंधित में वो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि आपने फिजिक्स से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है, फिजिक्स से संबंधित कोई समस्याओं का समाधान करना है, केमिस्ट्री से संबंधित कोई समस्याओं का समाधान करना है, बायो से संबंधित कोई समस्याओं का समाधान करना है। तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती हैं? प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं, नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनके समाधान को संबंधित करने के लिए नेचर से संबंधित रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब विज्ञान से संबंधित रिसर्च। विज्ञान की रिसर्च करना और वैज्ञानिक विधि दोनों में डिफरेंस होता है। वैज्ञानिक विधि तो आपकी हर तरह की रिसर्च में आएगी। अब जो सोशल होगा इसमें किस किस की बात की जाएगी? सोसाइटी की बात की जाएगी। ठीक है, सोसाइटी के बाद में हिस्ट्री की बात करेगी जाएगी, पॉलिटिक्स की बात की जाएगी, और इसके साथ साथ में समाज से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, तो रिसर्च दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो सोशल विज्ञान मतलब सामाजिक विज्ञान से संबंधित होगी, और एक होगी प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित, लेकिन दोनों का ही जो तरीका होगा पूर्णतः वैज्ञानिक होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने आपको रिसर्च के बारे में समझाया। लेकिन अब हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? एजुकेशनल रिसर्च है, मतलब हम बात करेंगे अब शैक्षिक अनुसंधान की। ठीक है, क्योंकि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो कि मैंने पढ़ा था कहीं पर, कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो ये ध्यान देने से ज्यादा बेहतर है कि हम क्या क्या पढ़ लें, इससे ज्यादा बेहतर है हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। मतलब अगर आप एजुकेशन से संबंध रखते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को ही पढ़ें। लेकिन अगर आप किसी एक विषय के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज लेंगे, तो मैं आपको बता दूं एक छोटे से टॉपिक पर कि छोटे से सेंटेंस पर भी पीएचडी की जाती है, मतलब इतना सारा ज्ञान है सीखने के लिए। लेकिन हमें ध्यान देना है क्योंकि हमारा शिक्षा से संबंधित पूरा विषय है, तो हम शिक्षा से संबंधित चीजों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? शैक्षिक अनुसंधान की तरफ। ठीक है, तो शैक्षिक अनुसंधान के विषय में भी हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, उसका टॉपिक का मीनिंग क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसके बाद में उसके डेफिनेशंस क्या होंगी, किस तरीके से उसको आगे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शैक्षिक अनुसंधान। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कहना चाहिए एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कहीं पर, रिसर्च का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन के रूप में। मतलब अगर हम रिसर्च करते हैं तो ये 6 जो शब्द हैं या 6 सर्विंग मैन हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि रिसर्च के सबसे पहले स्टेप के अंतर्गत आता है क्वेश्चन करना। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आप कैसे रिसर्च की प्रोसेस में स्टार्ट ही होंगे, मतलब उसमें घुसेंगे कैसे। तो सबसे पहले होता है व्हाट, मतलब क्या, क्यों। फिर दूसरी बात आती है कौन, हु। फिर आता है व्हेन, फिर आता है वेयर, फिर आता है व्हाई, फिर होता है हाउ। मतलब क्या कारण है, कौन सा कारण है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं रिसर्च की प्रोसेस को, इसलिए इनको 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन कहा जाता है।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसकी बात कहते हैं शिक्षा अनुसंधान, मतलब एजुकेशनल रिसर्च। जब रिसर्च किस फील्ड में की जाए, एजुकेशन के फील्ड में की जाए, तो उसको कहा जाएगा क्या, शिक्षा अनुसंधान। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे बता रही हूँ, और उसके बाद में बाकी डेफिनेशंस को तो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहां से नोट कर लीजिएगा। मोनरो की डेफिनेशन है, जिसमें लिखा है उन्होंने, शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी। उसके तहत वो क्या कह रहे हैं कि शिक्षा अनुसंधान क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, विचार किया जाता है, और क्वेश्चन करने के बाद में, समस्याओं का चयन करने के बाद में समाधान की तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। आपने जब शिक्षा के विकास के बारे में जब आपने पढ़ा है, तो उसके तहत आपने देखा होगा कि हम स्टार्टिंग से लेकर, वैदिक काल से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में कितने परिवर्तनों को देखते आ रहे हैं, है ना। इसी के तहत अभी नवीन शिक्षा नीति भी आई है, उसके पहले और शिक्षा नीतियां आई हुई हैं। तो हमने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नवीनीकरण करने के लिए, उसका विकास करने के लिए शोध किए हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को इम्प्रूव करने के क्षेत्र में कितने तरह से काम किया जाना चाहिए, उसमें ही काम करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। अब एक छोटी सी सिंपल सी बात है, जैसे बात की जाती है, ये बात मेरे मस्तिष्क में आई, कई बार मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि जो भी एजुकेशन हम लेते आ रहे हैं, मतलब एक ट्रेडिशनल वे में जो एजुकेशन हम लेते आ रहे हैं, क्या उसका सीधा संबंध हमारे रोजगार से होता है या नहीं होता है? क्या हमको वो रोजगार देता है या नहीं देता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे में एजुकेशन होता है, जैसे कि हमने 12th किया, उसके बाद फिर हमने BA किया, MA किया, BSc किया, MSc किया, और उसके बाद क्या इतना करने से हमें रोजगार मिल जाता है, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? क्या हमें उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाना पड़ता है, व्यवसायिक शिक्षा की तरफ जाना पड़ता है? तो क्या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा बदलाव किया जाना चाहिए ताकि हमें उसी दौरान, जब हम ये ट्रेडिशनल एजुकेशन पूरा जो हम ले रहे हैं, उस दौरान ही हमें इस तरीके से भी ट्रेन किया जाए ताकि हम उसके बाद अपना जो रोजगार है उसका कार्य कर सकें। और हालांकि नई शिक्षा नीति में इस तरीके की बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आपको रोजगार परख करने के लिए किस तरह से कार्य में शिक्षा की नीतियों में बदलाव किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ही जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की तरफ प्रेरित करती हैं, और अनुसंधान इस मामले में होता आ रहा है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं टाइप्स की कि कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए 2 प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है शुद्धता के आधार पर, कि हम शुद्धता के आधार पर 2 तरह से रिसर्च को वर्गीकृत करते हैं। पहला कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दूसरा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? हिंदी में कहेंगे इसको प्रयोगात्मक, और दूसरे को कहा जाएगा अप्रयोगात्मक। तो देखिए शब्द जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी से इसके अर्थ के बारे में भी व्याख्या की जा सकती है। एक ऐसा रिसर्च का प्रोसेस होगा जो पूर्णतः प्रयोगों के आधार पर होगा। प्रयोगों के आधार पर मतलब टूल्स बनाए जाएंगे, क्वेश्चनिंग की जाएगी, उसके बाद डेटा कलेक्शन किया जाएगा, डेटा कलेक्शन करने के बाद में हाइपोथेसिस बनाई जाएगी, उसके बाद फिर जाकर रिजल्ट पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो स्वतंत्र होती है, मतलब वेरिएबल्स पर और चरों पर, अचरों पर ये निर्भर नहीं करती है। ये एक पूर्ण तरह से स्वतंत्र प्रोसेस होती है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ये प्रयोग ये शुद्धता के आधार पे है, तो सीधी सी बात है ये बहुत शुद्ध होगी, और ये उसके मुकाबले कम शुद्ध होगी। यहाँ पर कार्यों के आधार पर रिसर्च को वर्गीकृत किया गया है। तो 3 प्रकार बताए गए हैं, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को क्या कहा जाएगा? हिंदी में कहा जाएगा इसको मौलिक अनुसंधान, या फिर मौलिक अनुसंधान के साथ साथ में मूलभूत अनुसंधान। अब ये मूलभूत और फंडामेंटल रिसर्च को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फिलोसॉफिकल रिसर्च।
ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फिलोसॉफिकल रिसर्च। ठीक है, दूसरा भाग है जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसमें हम क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद में उससे समस्याओं का समाधान करते हैं। और तीसरा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि विवरणात्मक रिसर्च होती है, जो बहुत सैद्धांतिक मुद्दों पर जो रिसर्च की जाती है। ठीक है, इसमें घटनाओं के रिकॉर्ड्स हैं जो वो बनाए जाते हैं और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, अपने आप में सारी की सारी रिसर्चेस महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन पर और डिटेल में चर्चा करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्कोप्स और स्टेप्स। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जो होता है कि साइंस जो शिक्षा अनुसंधान है, जो एजुकेशनल रिसर्च है, इसके स्कोप्स का क्या क्या है, क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर एजुकेशनल रिसर्च काम करती है। अगर आप एमएड के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, जिसमें आप जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है शैक्षिक अनुसंधान के बारे में बताइए, तो आपको ये सारी चीजें ही नोट करनी पड़ेंगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। शैक्षिक अनुसंधान के स्कोप्स में देखा जाए तो इसमें जो मेनली बात की जाती है, ऐतिहासिक तथ्यों के महत्व को जानने की बात की जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन की बात की जाती है, शिक्षा की दार्शनिक समस्याओं को जानने की बात की जाती है, शिक्षण विधियों से संबंधित अध्ययन करने के लिए बात की जाती है। इसके बाद में शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक निर्देशन देने के लिए बात की जाती है, अध्यापक शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, इस पर बात की जाती है। पाठ्यक्रम से संबंधित अनुसंधान के लिए आपको क्या काम करना है, इस पर बात की जाती है। वातावरण से संबंधित शिक्षा के बारे में बात की जाती है और कक्ष प्रबंधन के बारे में भी बात की जा सकती है। तो ये सारे डिफरेंट स्कोप्स हैं जिनमें शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में बात की जाती है ना, या फिर कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेप्स की। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम स्टेप्स की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षक अनुसंधान के बारे में या उसमें जानना चाहते हैं, जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो डिसर्टेशन बनाना होता है, उनको भी यही स्टेप में काम करना होता है, क्योंकि वो लघु शोध प्रबंध लिखते हैं। लघु शोध प्रबंध में क्या क्या लिखा जाता है, किस तरीके से स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर कि जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं रिसर्च के दौरान, वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम रिसर्च को करते हैं और तो हमें साइंटिफिक वे यानी कि साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि का उपयोग करना होता है। तो वैज्ञानिक विधि के जो स्टेप्स होते हैं वो होता है ऑब्जर्वेशन, फिर होता है हाइपोथेसिस और होता है उसके बाद एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके बारे में समझेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, मतलब परिकल्पना का निर्माण करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। इसके बारे में बाद में भी बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी, कितने प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं। एक जनरल वे में मैं समझा दूं आपको कि परिकल्पना का मतलब होता है कि जब भी कोई समस्या है, उसके समस्या के बारे में आप क्या समझते हैं कि इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना है और दिल्ली तक जाने की एक समस्या है, ठीक है, और मुझे अर्जेंटली 3 घंटे में ही दिल्ली पहुंचना है और मेरे पास में कोई साधन नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर समस्या हमारे सामने क्या होगी कि मुझे दिल्ली तक जाना है। अब हम समस्या को समाधान करने के लिए, और दूसरी समस्या क्या है, 3 घंटे में पहुंचना है, तो अब ये मैं आंसर निकालूंगी कि मैं बस से अगर जाऊं तो मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैं प्राइवेट कोई गाड़ी लेती हूँ, उसके कारण से मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी, या फिर मैं अपनी ही गाड़ी से चलूँ और उसको खुद ड्राइव करके जाऊँ तो मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तो ये मैंने क्या बना ली, पहले से ही इसके समाधान की परिकल्पनाएं बना ली। अब यदि मैं अपनी गाड़ी से जा रही हूँ तो मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी, हाँ या नहीं। इस तरीके से परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है समस्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंट, मतलब फिर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोगों को पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से हम प्रयोगों को करते हैं ताकि हम उस तक रिजल्ट तक पहुंचे। ठीक है, अब जो स्टेप्स हैं जिनके
जिनको इस्तेमाल करके हम रिसर्च का प्रोसेस करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले किया जाता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं। इसमें मैं चूंकि ये हमारा वीडियो रनिंग वे में चल रहा है, इसलिए मैं आपको ये स्टेप्स बता रही हूँ। इसके बाद इसमें एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या फिर सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद में आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हम पहले हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, कैसे निर्माण किया जाता है इसकी प्रोसेस आपको बाद में समझाई जाएगी। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब उसको हम किस तरीके से लगाएंगे, संकेतों के माध्यम से किस तरीके से करेंगे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अब इसमें डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग किया जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, बहुत ही जनरल वे में हम स्टार्ट करेंगे। जनरल से हम समस्या के स्पेसिफिक रीजन तक पहुंचेंगे, सामान्य से जटिल की ओर हम पहुंचेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करते हुए हाइपोथेसिस को हम किस तरह से अप्लाई करना है इसका कार्य करते हैं। फिर आता है डिटरमाइनिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च को करने के लिए हमें कौन सी मेथोडोलॉजी का उपयोग करना है, यानी कौन सी प्रोसेस का उपयोग करना है, इसको हम चुनते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से कौन सी प्रोसेस से हमको इस रिसर्च की कार्य को आगे बढ़ाना है। फिर आता है डेटा कलेक्शन की बारी। डेटा कलेक्शन में किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ से डेटा लिया जाएगा, इसके बारे में सोचा जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब जो डेटा कलेक्ट हो गया है उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद में वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन करना। फिर आता है लास्ट में कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद आता है जर्नलाइजेशन ऑफ रिसर्च। फिर लास्ट में आ जाती है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में जिनके ऊपर चलकर हम रिसर्च की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को आपको और आगे से बताऊंगी कि कैसे आप रिसर्च में स्टेप्स जो होते हैं वो हम किस तरीके से लेते हैं, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। अगर आप रिसर्च मैथोलॉजी की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनका ये पूरा पेपर ही है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन आते हैं आपके, कुछ ऐसा छूट गया है इसमें जो आप समझना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की या आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।